Dear students of English Grammar, we welcome you in our lecture 7 Hindi version lecture in which we have a topic voice। और आज के इस वॉइस टॉपिक में पैसिव वॉइस की सीरीज़ में हम सीखने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। और पिछले लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर्स में आपने सीखा कि कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस को फॉलो करते हैं, कैसे हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिव वॉइस में और कैसे हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, सब्जेक्ट का प्लेस कहाँ पर होता है और ऑब्जेक्ट का प्लेस कहाँ पर होता है, और कैसे हम अगर कोई नाउन या प्रोनाउन हमें सब्जेक्ट पर दे रखा हो तो हम बाय के बाद किस तरह से उस नाउन या प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने ये भी जाना कि कैसे जो पर्सन का चार्ट है, जो आपका प्रोनाउन का चार्ट है, कैसे हमने उनको क्लासीफाई किया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में, और उनमें जो केस हैं नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, कैसे आप उनका यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपको डिटेल में ये भी बताया कि पजेसिव केस के अंदर जो आपके पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और पजेसिव प्रोनाउंस हैं उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर वे कहीं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर आ जाएं तो कैसे आप उनका यूज़ करते हैं। इस सब को जानने के लिए, जो कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने का एक पार्ट है, आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने होंगे। वैसे हम बीच बीच में आपको ये बात बताते रहेंगे कि कैसे पर्सन्स का यूज़ होता है और नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस से नॉमिनेटिव केस में किसी भी प्रोनाउन को कैसे यूज़ किया जाता है। जहाँ तक नाउन की बात है तो नाउन तो अगर आपके सब्जेक्टिव केस में हो, नॉमिनेटिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस में हो, वह एक जैसे ही होते हैं। नॉमिनेटिव केस वह केस है जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट पर यूज़ किए जाने वाले जो नाउन या प्रोनाउन हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में कहलाते हैं। आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वह क्या होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट, जो कि सिंपल पास्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंदर अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज़ करते हैं और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर ये इंटेरोगेटिव है तो डिड तो आएगा ही, चाहे नॉट आए या ना आए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वहीं आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं असर्टिव सेंटेंस में, और इंटेरोगेटिव में विल शैल का प्लेस चेंज हो जाता है। बस बात इतनी होती है। अब हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में क्या अंतर आता है। हम अगर सेकंड फॉर्म होती है तो भी अपने पास से वॉज या वर एज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। विल शैल के साथ हम बी लगाते हैं, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं। और अगर हमारे पास कोई भी एडवर्ब होता है नॉट की जगह प्लेस होने वाला, जैसे अगर नॉट है तो नॉट बी, ऑलवेज बी, नेवर बी, इस तरह से जो भी एडवर्ब होता है उसको हम नॉट की जगह लगाते हैं या नॉट को लगाते हैं और उसके बाद बी का यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, आगे जानते हैं कि इनका यूज़ हम अपने एग्जाम्पल्स में कैसे करने वाले हैं। Student, this is M. Rahman and you are attending ORSC classes of English language. Please, to get all these lectures on your screen, please don't forget to subscribe our channel ORSC classes of English language. If you like our lectures, please don't forget to like, share and comment. आइए अब शुरू करते हैं कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बेस्ड सेंटेंसेस के। यहाँ पर हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा है, माई ब्रदर डिड नॉट अकम्प्लिश हिज गोल। यहाँ पर सबसे पहले हमें पहचानना है कि सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट स्टूडेंट्स डूअर को कहते हैं और ऑब्जेक्ट आपकी मेन वर्ब के बाद आने वाला पहला नाउन और प्रोनाउन होता है। तो माई ब्रदर सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को हमने ग्रीन कलर से डिनोट किया है, और वर्ब आपकी अकम्प्लिश है जो कि फर्स्ट फॉर्म है डिड नॉट की वजह से, उसके बाद ऑब्जेक्ट गोल है। अब गोल स्टूडेंट जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वह वर्ब के बाद आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन होता है। तो वर्ब के बाद पहला जो नाउन हमें मिला वो हिज नहीं है, गोल है। तो गोल जो है वर्ब के बाद दूसरे नंबर पर मिला। तो यदि हमें नाउन कुछ वर्ड्स के बाद मिलता है
तो उससे पहले आने वाले अर्थात वर्ब और नाउन के बीच में आने वाले जो वर्ड्स हैं, वर्ब अकम्प्लिश है, गोल, गोल ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में हिज आया तो हिज भी इस ऑब्जेक्ट गोल में मिल जाएगा। इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो हिज गोल बनेगा। हिज गोल को आप कहाँ ले आए, सब्जेक्ट की जगह पर, और माय ब्रदर आपने यहाँ से रिमूव कर दिया तो हिज गोल। और ये जो सब्जेक्ट होता है ये सेंटेंस के लास्ट में आपको बाय लगाकर यूज़ करना होता है। आपने माई डिड की जगह पर वॉज यूज़ करना है क्योंकि डिड एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है और वॉज पैसिव वॉइस की, तो हिज गोल सिंगुलर है, दैट्स व्हाई यू हैव यूज्ड वॉज हियर। नॉट की जगह पर रहेगा, अकम्प्लिश की थर्ड फॉर्म हो गई है। और जो सेंटेंस आपका हिज गोल हटने के बाद बचा तो लास्ट ईयर आपने सारा कुछ ऐसे ही कॉपी कर देना है और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस आप क्या करेंगे कि बाय माय ब्रदर, जो कि सब्जेक्ट में ग्रीन कलर से लिखा था, आपने लास्ट में लिख दिया। इस तरह से आपका आंसर हुआ हिज गोल वॉजंट अकम्प्लिश्ड लास्ट ईयर बाय माय ब्रदर। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड सेंटेंस, पीपल स्पोक इंग्लिश। ये बहुत ही सिंपल 3 वर्ड्स बेस्ड सेंटेंस है। ये आपका सब्जेक्ट है, पीपल स्पोक वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश आपका पीपल की जगह पर आ गया। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपका सब्जेक्ट जिस जगह पर था उस जगह पर आपको ऑब्जेक्ट लाना है और नॉमिनेटिव केस में लगाना है। इंग्लिश सिंगुलर है, वॉज स्पोकन बाय पीपल। नाउ लेट्स कम टू द एग्जाम्पल थर्ड, वाई डिड सुनील एंड हिज ब्रदर्स नॉट ओबे मी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि सब्जेक्ट कहाँ है, सुनील, लेकिन ये सब्जेक्ट अकेला नहीं है, इसके साथ एंड लगाकर एक और है, तो ये पूरा सब्जेक्ट है जो कि 4 वर्ड्स पर कंसिस्टेड है, सुनील एंड हिज ब्रदर्स, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। अगर हम ऑब्जेक्ट की पहचान आपको बताएं तो हम कहेंगे हु का जो आंसर होता है वो सब्जेक्ट होता है। किसने ओबे नहीं किया, सुनील और इसके ब्रदर्स ने। तो सीधी सी बात है, ये वर्ब से पहला जो आपका सब्जेक्ट है ये बाय पर बाद में चला जाएगा। अब इस सुनील एंड हिज ब्रदर्स की जगह किया आएगा जो वर्ब के बाद का नाउन या प्रोनाउन था, तो मी को आपने आई में चेंज करके नॉमिनेटिव केस में चेंज करके बिगिनिंग में लगा दिया और वॉज हो गया आई के लिए हेल्पिंग वर्ब, डिड का वॉज चेंज होता है। वाई वॉज आई, ठीक है। नॉट यहाँ पर आपको दे रखा है, नॉट आपने यहाँ लगाया, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म और बाय सुनील एंड हिज ब्रदर्स। Why was I not obeyed by Sunil and his brothers is the answer. Now let's come to the point number 4. How many students will you teach? Now this is a complicated sentence and such type of sentences I'll teach in our next lecture and you will certainly try to go through that lecture. हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल यू टीच, कितने स्टूडेंट्स को आप पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम सीधे सीधे देखें तो टीच के बाद कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप किसको पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स को। तो आपका जो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है वह हाउ मैनी क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब आपके क्वेश्चन के साथ सब्जेक्ट जुड़ जाता है तो क्वेश्चन भी सब्जेक्ट का वर्क करने लगता है और अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो सब्जेक्ट भी एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करने लगता है। अब क्या हमें करना है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट पीछे था, जो शुरू में आना था, तो वो ऑलरेडी आपको रखा हुआ मिल गया। तो इस ऑब्जेक्ट के पहले रखे हुए होने की वजह से आपका क्वेश्चन भी इस ऑब्जेक्ट की जगह पर ही रखा रहेगा। अब आपका दूसरा वर्क क्या होगा कि ये जो यू सब्जेक्ट है ये बाय पर चला जाएगा, बाय यू, और विल के बाद आपको जो कंडीशन है फ्यूचर इंडेफिनिट की वो फॉलो करनी है, पैसिव वॉइस की, तो देन यू विल राइट बी टॉट। इन दिस वे हाउ मैनी स्टूडेंट्स मीन्स स्टूडेंट के साथ हाउ मैनी भी आपका सब्जेक्ट का ही एक पार्ट कहलाएगा जो कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी टॉट बाय यू। इस सेंटेंस पर हम अगले लेक्चर में फिर दोबारा से चर्चा करेंगे और इसकी डिटेल्स के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अब आशा करता हूँ कि ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझना ये था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के साथ है तो एज एन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के साथ वहीं बना रहेगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा बाय के साथ और बाकी फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर हम देखेंगे कि विल ही अकम्पनी मी ऑन संडे। तो आप यहाँ देख रहे हैं ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट बनाकर आप
नॉमिनेटिव केस में ऑब्जेक्ट को पहले ले आए तो ही के लिए विल लगा था तो आई के लिए शैल लगेगा, बी लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस लगेगा और बाय सब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका सेंटेंस हो गया शैल आई बी अकम्पनीड ऑन संडेज बाय हिम। आइए कुछ हमने बड़े स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पर रखे हुए हैं जिसमें हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। लेट्स ऑब्जर्व दिस सेंटेंस नंबर 6। हाउ विल यू कंप्लीट योर कोर्स इन सच अ शॉर्ट टाइम। नाउ द सब्जेक्ट इज यू and after verb complete, course is a noun and your is connected with this course. In this way your course will be your object and this object will be placed at the place of subject. Okay, your course and will यूज़ करते हैं सेकेंड पर्सन के लिए, इसी तरह से थर्ड पर्सन के लिए भी will यूज़ किया जाता है। हाउ विल योर कोर्स बी कंप्लीटेड और इन सच अ शॉर्ट टाइम सारा आप उतार देंगे बाय यू। तो अब आपको ये नहीं देखना है कि टाइम हमारा नाउन है, तो हमें नाउन टाइम इसलिए नहीं देखना क्योंकि हमें पहला नाउन या प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट मानना होता है, वो हमने इसमें कर लिया कोर्स के रूप में। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है इसमें है व्हाई डिड दे डिस्कस द मैटर विद द मैनेजर। अब यहाँ पर बच्चे कई बार आप लोग कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको मैनेजर जो है ऑब्जेक्ट की तरह से दिखने लगता है। तो हम आपको बता दें कि ऑब्जेक्ट जब आप पहचानते हैं तो वर्ब के बाद आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन जो कि मैटर मिला, तो मैटर के साथ द कनेक्टेड है, तो आपको क्या करना है कि मैनेजर तक नहीं जाना है, आपको मैनेजर तक नहीं जाना है और आपने ऑब्जेक्ट मान लिया द मैटर। और इस तरह से जो द मैटर आपका ऑब्जेक्ट है आपने ये लिख लेना है कहाँ, दे की जगह पर। तो जब ये मैटर आएगा तो सिंगुलर होने की वजह से आप वॉज यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो आपका क्वेश्चन इस तरह से बिल्ट होगा, आंसर इस तरह से बिल्ट होगा व्हाई वाज द मैटर डिस्कस्ड विद द मैनेजर बाय देम। अब हमारा जो एक एग्जाम्पल है आज का लास्ट एग्जाम्पल, हमने इसको दिया है फ्यूचर में नेगेटिव के साथ इंटरोगेटिव में, शैल आई नॉट कॉल यू इन द फंक्शन। तो हमने यू को कहाँ लगाया, आई की जगह पर, और आई के लिए हमने शैल लगाया था तो यू के लिए विल लगाया, नॉट आपने यहाँ पर ऐड किया, बी के साथ थर्ड फॉर्म किया और इन द फंक्शन बाय मी। तो इसमें जो मेन बात बताने वाली थी वो ये थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर नॉट आता है तो बी से पहले यूज़ किया जाता है, उसको हमने यहाँ यूज़ करके दिखाया है कि विल यू नॉट बी कॉल्ड इन द फंक्शन बाय मी क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को यूज़ किया है वो रेड कलर में यूज़ किया है और मेन वर्ब को भी रेड कलर में यूज़ किया है। जो एडिशनल हमने जो वर्ड्स लगाए हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए पैसिव वॉइस में वो भी हमने रेड कलर में यूज़ किया है। सब्जेक्ट को ग्रीन कलर में और ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर में यूज़ किया है ताकि आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें कि सब्जेक्ट जो बिगिनिंग में होता है वो एंडिंग में जाकर बाय के साथ हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में आप अटेंड करेंगे कि डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ पैसिव वॉइस टेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। मतलब टेंसेस के अंदर जो डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं, उसके लिए आप प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर अटेंड कीजिएगा। वह लेक्चर स्पेशल स्ट्रक्चर बेस्ड एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में चेंज करने पर आधारित होगा। आई होप कि ये लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। सारे लेक्चर्स को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल। और लेक्चर्स अगर आपको पसंद आते हैं और अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।